नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 9 फरवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। करंट अफेयर डिस्कशन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो कोविन पोर्टल से संबंधित है। कोविन पोर्टल, इसको आप जीएस पेपर 2 से स्वास्थ्य से लिंक कर सकते हैं। अब संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में पुष्टि किया गया है सरकार के द्वारा कि कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधार की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है कि मैंडेटरी आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। आप किसी भी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सहित 9 प्रकार के पहचान दस्तावेज में से किसी एक को आप यहाँ पे प्रमाणित कर सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं जिससे कि आपको हो जाए। अब हम जानते हैं कोविन जो पोर्टल है, ये पोर्टल है क्या। तो आपको, आप में से सभी को पता होगा कि कोविड का जो टीका लग रहा है, ठीक है, हमारा जो टीकाकरण का वैक्सीन का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो जो जिस पोर्टल के द्वारा कंट्रोल होता है, जिस पोर्टल के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, उस पोर्टल का नाम है कोविन। ठीक है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क। तो ये कोविन काम कर रहा है जो कोविड-19 के टीकाकरण से संबंधित है। इस पर क्या करना है? आपको पंजीकरण करना है। पंजीकरण करके आपको कहाँ पे टीका लगाना है, आपके आसपास के क्षेत्र में कहाँ पे स्लॉट खाली है जहाँ पे आप जाकर टीका लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पोर्टल के द्वारा किया जाता है। यह पोर्टल एक सुरक्षित और भरोसेमंद समूह के रूप में काम करते साबित होती है, जहां से आपको पता लग सके कि हम कहां पे जाके काम कर सकते हैं और टीका अपना लगवा सकते हैं। यहां से आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये कोविन जो है वो कोविड-19 टीकाकरण का जो योजना है, क्रियान्वयन है, निगरानी है, मूल्यांकन है, इन सारे को मॉनिटर भी करने का एक जगह है जहाँ से सारे देश में मॉनिटर किया जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और उप जिला स्तर पे भी ये काम करता है। ओके, कोविन जो प्रणाली है, यह भारतीय जो टीका अभियान है इससे आधारित है। यह वास्तविक समय की जानकारी देती है। इंस्टेंटली आप देखेंगे कि आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप कोविड लगाए, 20 से 30 मिनट में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ से डाउनलोड कर ले। ठीक है, यह एक डिजिटल पोर्टल के प्रारूप में है जो टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी प्रदान हमें करता है। उसके बाद है, ये किसको रिप्लेस करके बनाया गया है? ये ई विन जो है ना, ई विन मतलब इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क जो था, उसी को विस्तार करके, इसी को रिप्लेस करके बना दिया गया है कोविन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोविन जो है वो इसी को रिप्लेस किया गया है ई विन को, तो आप इसको यस करके मार के चलेंगे। ठीक है, ये जो सोर्स जो जहाँ से लिए हैं, ये हमने लिया था द हिंदू के न्यूज़पेपर से। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा ऑपरेशन AAHRT, ठीक है, AAHT का शुरुआत किया गया है, जिसे हम आत बोल सकते हैं। ठीक है, AAHAT। ठीक है, अब इस बात होती है कि इसको आप जीएस पेपर 1 के सामाजिक मुद्दे से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में ये जो लॉन्च किया गया है वो आरपीएफ के द्वारा किया गया है। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा किया गया है। ये मानव तस्करी को रोकने के लिए काम करेगी, जो एक राष्ट्रव्यापी योजना चलाएगी। इसमें क्या क्या होगा? ये जो ऑपरेशन है AAMT में क्या होगा कि लंबे दूरी तक जो मार्ग तय करने वाला ट्रेन है, उस ट्रेन में ये अभियानों को तैनात किया जाएगा। इस तैनात में क्या होता है कि आपको देखे होंगे कि मानव तस्करी ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और मानव तस्करी के लिए सबसे जो अच्छा और साधन माना जाता है, विश्वसनीय साधन, वो माना जाता है ट्रेन को, कि ट्रेन से आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चेकिंग ये वगैरह वगैरह नहीं होता है। तो इन सारे चीज़ों को महिलाओं और खासकर बच्चे पे इसमें विशेष फोकस रहेगा, केंद्रित रहेगा, जिसमें क्या है कि बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा, खुफिया एजेंसी बनाया जाएगा, जिसके तहत हम क्या कर सके, इन जो तस्करी है, लोगों मानव की तस्करी, बच्चे की जो तस्करी है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा समझिए किसके लिए है, तो मानव तस्करी को रोकने के लिए ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, और ये जो काम करेगी वो किसके साथ मिलकर काम करेगी? ये स्थानीय पुलिस जो सहायता है, ठीक है, वो स्थानीय पुलिस की सहायता के साथ काम करेगी। राइट, अब हम जानते हैं आरपीएफ के बारे में, रेलवे सुरक्षा बल के बारे में। रेलवे सुरक्षा बल की जो स्थापना हुई वो हुआ, इनकी जो स्थापना की गई रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत बनाई गई। ठीक है, इनको इसलिए बनाई गई कि ये रेलवे संपत्ति यात्री का जो क्षेत्र है, यात्रा जो करने में उनको सुविधा और सुरक्षा प्रदान किया जा सके। ठीक है,
उसके बाद है रेलवे की संपत्ति को गैर जो कानूनी रूप से जो कब्जा किया है उससे इसको निकाला जा सके, तस्करी को रोका जा सकते कि ठीक है, तस्करी गिरफ्तारी किया जा सके, जांच किया जा सके, मुकदमे चलाए जा सके। ये बल किसके अंतर्गत आता है? ये भारतीय रेलवे के अंतर्गत आते हैं, रेलवे राज्य अंतर्गत ये आरपीएफ आते हैं। ठीक है, इसको आपको जानने की जरूरत है। राइट, ये जो सोर्स हमने कहाँ से लिया है? ये भी द हिंदू से हमने लिया है। तो आप देख लीजिए द हिंदू का जो न्यूज है, हम आपका हर एक न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो आपको ये अब नहीं लगना चाहिए कि मैं हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आपको हिंदू का हर एक न्यूज़ यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए। तो जैसे हमारा दैनिक जागरण आता है, दैनिक जागरण के लिए आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा करें और उसके बाद करंट अफेयर देखा करें, जिससे कि क्या होगा कि हिंदू, पीआईबी भी मैंने कवर किया है, तो पीआईबी सभी का न्यूज़ आपके पास इकट्ठा होकर आ जाए। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित है। ये आपको जीएस पेपर 2 के महिला और शासन से संबंधित इससे लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि सरकार ने क्या है हाल में घोषणा की है कि मातृ वंदना योजना जो है उसमें पहले क्या होता था, एक लड़कियों तक ही रखता था कि आपको होगा तो वहीं तक दिया जाता था 5,000 तक के प्रदान। इसको विस्तार किया गया है, इसको और दूसरे बच्चे तक भी इसको कवर करने की कोशिश की गई है। दूसरे बच्चे को भी ये इसमें कवर किया जाएगा। एक सार्वभौमिक मांग है इसमें, तो इससे संबंधित है, ये सार्वभौमिक आलोचना हुई थी इसमें। अब हम जानते हैं कि मातृ वंदना योजना जो है उसका लाभ क्या है इस कार्यक्रम के तहत। मातृ वंदना योजना जो है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसकी घोषणा 31 दिसंबर 2016 को किया गया है। इसमें क्या है कि पहले बच्चे के लिए, सिर्फ केवल पहले बच्चे के जन्म के लिए और गर्भ अवस्था और स्तनपान के दौरान उनको क्या किया जाएगा, 6,000 का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये 6,000 का लाभ सिर्फ मातृ वंदना की योजना के तहत नहीं है, वो 1,000 जो है वो प्लस किया जाएगा इसमें 1,000। तो वो मैं देखूंगा इसमें। देखिए 5,000 जो है वो पूरा शर्त जो है, उस शर्त को पूरा करने के बाद इनको 3 किस्तों में मिलेगा। पहला गर्भावस्था का जो पंजीकरण दिया जाएगा तो फर्स्ट किस्त इनको तब मिल जाएगा। दूसरा जो मिलेगा वो कम से कम 1 वर्ष पूर्व जो है वो चेक करवाएंगे, उनके बाद इनको मिलेगा। दूसरा जो है बच्चे का जो जन्म होगा, ठीक है, बच्चे का जो टीकाकरण होगा, जन्म होने के बाद जो टीकाकरण का जो पंजीकरण करवाने के बाद इनको ये सारी चीज़ें मिलती है। उसके बाद 5,000 इनको यहाँ पे मिलता है और 1,000 जो इनको मिलता है जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलता है। इसलिए दोनों को मिला के टोटल इनका जो हो जाता है वो हो जाता है 6,000 के आसपास। ये क्यों मिलता है? इसका उद्देश्य ये है कि महिला के बच्चा मतलब जब वो गर्भ अवस्था में रहती है तो काम नहीं कर पाती है, तो उनके जो नुकसान की, जो मजदूरी की जो नुकसान की भरपाई करने के लिए ये अमाउंट दिया जाता है। लेकिन सोचिए ना, जिनकी सैलरी 50,000 हो तो उनके लिए क्या होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं इसके लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हद तक हमारे जो ग्रामीण महिला है, जो सशक्तिकरण की बात होती है, तो ये चीज़ें पहुँचाना सरकार के लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करता है। राइट, उसके बाद है लाभार्थियों को बाहर रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। इसमें क्या होता है ना, बहुत जटिल प्रक्रिया। ये सबसे जटिल प्रक्रिया क्या है, इसमें आपको इतनी ज़्यादा दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है ना कि लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण ये योजना से बाहर रह जाते हैं। आपको वैवाहिक घर के पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि किसी का बाल विवाह हो जाता है, यदि बाल विवाह हो जाता है, अभी तक तो 18 साल था, राइट, अब ये जाके कितना हो जाएगा, 22 साल, शायद 21 साल, हाँ 21 साल हो जाएगा। जब 21 साल ये हो जाएगा तो क्या होगा, आपको प्रेगनेंसी के लिए कम से कम 22 साल चाहिए। अब हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग का बाल विवाह हो जाता है, 18-19 में हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे, इस योजना से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ेगा अपना एज। जब आप अपना एज प्रूव नहीं कर पाएंगे तो इससे बाहर हो पाएंगे। अभी जो ये प्रावधान है, ये प्रावधान है 19 साल न्यूनतम होना चाहिए कम से कम, क्योंकि 18 साल शादी का और 1 साल प्लस गवर्नमेंट लेती है तो 19 साल, राइट, तो 19 साल टाइम चाहिए। उसके बाद है इसमें आपको पति का आधार कार्ड चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये मांग लेते हैं, पति का आधार कार्ड चाहिए, जो आप जिनके साथ आपका शादी हुआ उनका आधार कार्ड। उसके बाद है थोक दस्तावेज, बहुत सारे थकाऊ दस्तावेज, 16 आवेदन इनसे आवेदन पत्र करवाते हैं, आवेदन मांगते हैं। उसके बाद 9 ID कार्ड का चाहिए इनको। ID कार्ड में क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, ठीक है, बैंक का पासबुक चाहिए, माता और शिशु मतलब बच्चे, माता का बच्चे का दोनों का ही सुरक्षा के लिए सुरक्षा कार्ड जो बना होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। ये सारे चीज़ें इनमें, ये चीज़ें इनको मांगने की काम करते हैं, ये लोग इसमें लेते हैं। तो आपने मातृ वंदना योजना के तहत देख लिया, पहले ये 1 बच्चे तक के लिए था, इसको आप आगे करके इसको 2 बच्चा कर दिया गया कि 2 बच्चे तक, तो ये इसमें मातृ वंदना योजना के तहत इसमें आपको पैसा
प्रदान किया जाएगा। ये हमने जो लिया है ये भी द हिंदू के न्यूज़पेपर से ही लिया है, तो इसमें कवर कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलती है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, भारत में जो चीता है, चीता की पहचान की बात की गई है भारत में चीता को लेके। तो संदर्भ ये है, इसको जीएस पेपर 3 के पर्यावरण से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ ये है कि भारत सरकार चीता को लाने के लिए अफ्रीका देश के साथ फिर से बैठक और परामर्श कर रही है। ये सरकार क्या है कि 21-22 के दौरान अब 25-26 तक इसके बीच में ये क्या एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, चीता परिचय योजना के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चल रही है, जो केंद्र के प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब कि 100% जो पैसा है वो केंद्र के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें दूसरा जो है ना, राज्य सरकार या दूसरी सरकार इसमें पैसा नहीं देगी। ये सारा का सारा अमाउंट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। तो केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें 12 से लेकर 14 जो चीता है उसको लाया जाएगा, जिसमें 8 से 10 जो है नर लाया जाएगा और 4 से 6 जो है वो मादा चीता को लाने की काम की जाएगी और यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ये कहाँ से लाया जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका और नाबिया से लाया जाएगा। ठीक है, और अन्य अफ्रीकन जो देश है उन सारे से इसमें हम मर्ज करके यहाँ पे लाने की बात की जाएगी और हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीता की आबादी को बढ़ाने का काम करेंगे। अब हम जानते हैं चीता के बारे में। चीता क्या है? चीता जो है ये एक बड़ी बिल्ली प्रजाति है, इसलिए आप देखोगे कि इनका जो बिल्ली का इनका शक्ल मिलता रहता है। ठीक है, ये पुरानी प्रजाति है, बहुत सारे चीज़ों से 5 पर अधिक समय से ये रहते हैं। मियोसिन युग से इनकी खोज की गई है कि उस समय से ही रहते हैं। यह पृथ्वी पर मतलब कि दुनिया में जो भूमि है, भूमि स्तनपायी जो होते हैं उसमें सबसे तेज होती है और सबसे तेज़ी से दौड़ सकती है, ये तेज होती है। 2 प्रकार के होते हैं, अफ्रीकन और एशिया। दो जगह पे ये रहते हैं, अफ्रीका और एशिया में 2 जगह। स्वतंत्रता के भारत में स्वतंत्रता के समय ही इसको लुप्त हो गया था, क्योंकि एक बड़े मांसाहारी के तौर पर रहते हैं तो इनके शिकार उकार ये सब सारी चीज़ें हुआ होगा तो ये लुप्त हुआ होगा। तो भारतीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका एक अभिन्न अंग माना जाता है ये चीता को, तो इसलिए सरकार के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। इनको खुले जंगल, घास मैदान, झाड़ियाँ में, ठीक है, इस पारिस्थितिकी तंत्र में ये बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका आइसोलेशन लिस्ट क्या है। ये आइसोलेशन लिस्ट जो अफ्रीका चीता है, ठीक है, इसको कमज़ोर है, मतलब वर्नेबल में आते हैं। एशिया जो चीता है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंजर्ड है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, इसको मैंने PIB से लिया है। ठीक है, ये जो सोर्स है वो PIB से सोर्स लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देखिए क्रिटिकल इंजर्ड ये अफ्रीकन है और वर्नेबल यहाँ पे देखिए ये इकोसिस्टम के लिए आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये लीस्ट कंसर्न डाटा नोट फिर, तो ये जो हमारा है आइसोलेशन लिस्ट का पूरा चीज़ें है। तो ये दोनों कहाँ पे है? CR पे है। कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका वाला जो है वो CR पे है और वर्नेबल जो है वो कौन है? एशिया वाला चीता। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो हमारा आर्टिकल है वो पर्वतमाला से संबंधित है, पर्वतमाला परियोजना। ये आपको GS पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर से कवर कर सकते हैं इस टॉपिक को। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में जो हमारा बजट पेश किया गया है उसमें जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने एक चीज़ की घोषणा की गई है कि रेलवे रोपवे विकास कार्यक्रम हम चलाएंगे। रेलवे रोपवे विकास कार्यक्रम, जिसे हम पर्वतमाला से भी जानते हैं। समुद्रमाला जो है ना, एक है समुद्रमाला, वो समुद्र के कनेक्टिविटी के लिए है। पर्वतमाला, तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा ये किस जगह पे चलाया जाएगा, किस जगह पे किया जाएगा। तो पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब हम इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। इस कार्यक्रम को जो विकसित किया जाएगा वो PPP मोड से चालू किया जाएगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, जिसमें आपको सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर ये काम करेगी। ये कठिन जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें जो पारंपरिक सड़क होता है, जैसे सड़क जो होता है नॉर्मल जो सड़क होता है, उनको जाने में तुलना में ये क्या किया जाएगा, उसमें कठिनाई होती थी। इसलिए उसके जगह पे एक वैकल्पिक स्थानीय वैकल्पिक रोपवे परिस्थिति यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र में पर्यटन का भी विकसित होगा। जब पर्यटन विकसित होगा तो आपको पता ही है कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर जाएगी। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें होगा, कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान होगी वहाँ के लोगों को, जनता को। उसके बाद है भीड़ भाड़ वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है शहरी क्षेत्र है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। राइट, इसमें आप एक बार इसका मैप फोटो में दिखा देता हूँ, ऐसे करके होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे है, नीचे से मान लीजिए बहुत भीड़ है या फिर पहाड़ी है,
इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे जाना है तो ये कनेक्टिविटी रहेगा, आप इसमें बैठ के ऐसे करके यहाँ से होके जा सकते हैं। तो ये है रोपवे परियोजना, ठीक है। आई होप कि आप समझ लिया होगा इस चीज़ों को। ओके, अब हम बात करते हैं, इस पर और डिटेल बात करते हैं। इस परियोजना के लिए 60 किलोमीटर वाला 60 किलोमीटर का 8 रोपवे जो परियोजना है उसको चालू किया जाएगा, 8 प्रोजेक्ट को, ठीक है। इसके लिए उसके बाद इसको जो कवर किया जाएगा और राज्यों को कौन कौन सा राज्य को कवर किया जाएगा वर्तमान में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्ववर्ती राज्य, पूर्ववर्ती मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला जो राज्य है उसमें इसको शुरू किया जाएगा, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं रोपवे जो परियोजना कैसे चलती है, इसमें क्या क्या कारक होते हैं। पहला ये चीज़ें बताया जाता है कि यह एक क्या है कि परिवहन के लिए किफ़ायती तरीका है, जिसमें क्या है कि भूमि अधिग्रहण की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। देखिए अब ये परियोजना से चलेंगे, सिर्फ एक खंबे लगाने की काम पड़ेगी ना, और तो इसमें यहाँ से कोई आपको ज़मीन नहीं चाहिए, चलो भैया यहाँ पे ज़मीन जो है वहाँ पे आप खेती कर लो, वो तो ऊपर ऊपर से चला गया, राइट। उस तरह से काम करेगा ये। इसमें क्या है, निर्माण लागत भी कम लगता है उसके तुलना में, सड़क के तुलना में इसमें निर्माण लागत कम लगता है। उसके बाद परिवहन तेज़ी से हो जाती है, कम समय लगता है जाने आने में, क्योंकि आपको जाम में फंसना नहीं है, एक ही बार जाओगे आओगे तो समय भी कम लगेगा। ओके, तो सड़क के मुकाबले में इसमें समय कम लगता है। ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता है, कम धूल उत्सर्जन होती है, धूल भी उत्सर्जन नहीं होगा, अब ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, तो इसमें पर्यावरण के अनुकूल ये माना जाता है। लास्ट मील कनेक्टिविटी जो होती है ना, लास्ट मील कनेक्टिविटी आपको ये मौजूद कराती है, ठीक है, जिसमें हम एक सक्षम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, 3S टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना के इस चीज़ों को डेवलप करते हैं, राइट। तो इसी से संबंधित था। तो ये आपने पर्वतमाला परियोजना के बारे में समझ लिया होगा, जो कौन सा परियोजना के तहत डेवलप किया जा रहा है, ये किया जा रहा है राष्ट्रीय रोपण विकास कार्यक्रम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रत्यंत कोयला को जो खनन होती है, कोयला के जो खानों का पर्यावरण के अनुकूल उपयोग करने की बात की गई है कि इसको पर्यावरण के अनुकूल कैसे हम बात कर सकते हैं। इसको आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं, संरक्षण से संबंधित। संदर्भ ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है, कोल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने कोयले के खनन के लिए जो रिजर्व है उसमें कमी, अस्थिरता, माप बता सकते हो, सुरक्षा के कारण, बाढ़, प्रतिकूल तकनीक, अर्थव्यवस्था, वित्तीय नुकसान, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं, ठीक है, जिसमें परिवर्तन कारण बंद छोड़ दिया गया, ठीक है, इस सारी चीज़ों को किया गया। तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो ये खनन होता है उसका उपयोग, ठीक है, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्या क्या उद्देश्य होती है इसके? उपयुक्त सुधार के लिए तैयार क्षेत्र में फ्लाई एश रैंपिंग होनी चाहिए, ठीक है। इको और माइन टूरिज्म पार्क विकसित होना चाहिए, इको और माइन टूरिज्म पार्क विकसित होना चाहिए। वन्यकरण, मछली पालन, ठीक है। पानी के पीने के लिए जो पानी होता है घरेलू उपयोग में, उसकी आपूर्ति स्रोत का होना चाहिए। और कुछ स्थानों पर खुले खदानों के लिए अधिक भार में जो बालू का उत्पादन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की बात की गई है। इसको भी हमने पीआईबी से उठाया था, इसको हमने पीआईबी से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में हमने देखा जितने जो न्यूज़ है उसको आपने कवर कर दिया। अब आपसे एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या सर हम इसको, ये जो डिस्कशन हो रहा है, क्या हम इसको मैगजीन में कवर करेंगे या इसका हमें नोट्स बनाना चाहिए? देखो हमारे तरफ से यदि देखें तो आप इसको नोट्स ना बनाएं, जो पीडीएफ हम भेज रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, बोधा एस अकेडमी का, वहाँ से एक बार आप पढ़ लीजिए यदि टाइम मिलता है तो, नहीं तो आप इसको ले लीजिए और एक जो मैगजीन आएगा, मैगजीन आप कर लीजिए तो आपका इनफ है नॉलेज, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। और न्यूज़पेपर करिए, करंट अफेयर के लिए आपको इससे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।